हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया था वो था सत्ता की साझेदारी। आज हम उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संघवाद। तो संघवाद क्या है? आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और अधिकार जो था वो प्रांतीय सरकार को दे दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, फिर भी अधिकार जो थे वो केंद्र के द्वारा दिए गए थे। और क्या था कि केंद्र इस जो भी अधिकार दिए गए थे प्रांतों को वो वापस केंद्र सरकार ले सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में 1993 में कुछ बदलाव किए गए। उस बदलाव के तहत हुआ कि प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें, अब क्या हुआ कि अब जो यह बदलाव हुआ, उस बदलाव के तहत प्रांतीय जो सरकारें थी उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए गए। अब क्या था कि प्रांतीय जो सरकारें थी वो केंद्र पर निर्भर नहीं थी। इस प्रकार इन अधिकारों के लिए, इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन अपना ली। फिर है श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अब भी एकात्मक शासन की व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही एकात्मक शासन व्यवस्था वो हुआ कि जैसे कि केंद्र के पास ही सारा अधिकार है, वो प्रांतीय सरकारों में या राज्य सरकारों में विभाजित नहीं है। तो बेल्जियम की जो सरकार थी 1993 के पहले की बात है, उस वक्त क्या था कि उस वक्त भी वहां पे एकात्मक शासन था, लेकिन बदलाव किए गए। पर श्रीलंका के बारे में अगर पढ़े तो यहाँ पे अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसके तहत क्या था कि सरकार, जो केंद्र की सरकार थी, केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार थे और प्रांतों के पास नहीं थे। तो आगे है श्रीलंका। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक दैनिक यानी डेली कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की जो सरकारें हैं अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। क्या होता है कि जब संघीय शासन व्यवस्था होती है तो सर्वोच्च सत्ता क्या होती है कि केंद्र के पास होती है, लेकिन क्या है कि उसकी जो शक्तियां होती है ना वो अलग अलग इकाइयों में बटी रहती है। और आमतौर पे जो अगर संघीय शासन देखें तो उसे दो स्तरों पर बांटा जा सकता है, या उसके उसके दो स्तरों पर सरकारें होती हैं। इनमें एक सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे क्या होगा तो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, ठीक है, राष्ट्र से जुड़े मुद्दे होंगे। लेकिन अगर राज्य या प्रांतों की सरकारें देखें तो वो शासन के जो दैनिक कामकाज होंगे उसे देखेंगे। सत्ता के इन दोनों स्तरों की जो सरकारें हैं अपने अपने स्तर पर क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, और यही संघवाद है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी जितनी भी इकाइयां होती है उसके अधीन होकर काम करती है। मतलब अगर संघीय शासन व्यवस्था है उसमें क्या है कि विभाजन है शक्तियों का, और क्या है कि दोनों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। लेकिन अगर संघीय व्यवस्था नहीं है, एकात्मक व्यवस्था है, तो उसमें क्या है कि एकात्मक व्यवस्था में क्या होगा कि सरकारें जो होंगी, प्रांतीय सरकारें यानी केंद्र सरकार को छोड़कर, वो क्या होंगी कि वो केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करेंगी, यानी स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश देती है, यानी केंद्र सरकार जो है वो प्रांतीय स्थानीय को आदेश देती है। पर
संघीय सरकार में केंद्र सरकार राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को केंद्रीय सरकार के जवाबदेह नहीं होती है। मतलब कि जो राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं वो इसके लिए केंद्रीय सरकार के लिए को जवाबदेह नहीं देती, मतलब उसके जवाबदेह में नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती, मतलब ये दोनों जो सरकारें जो सरकार हुआ और राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं और वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। फिर दिया आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण, अब क्या है संघीय व्यवस्था का जो विशेष पहलू है उस पर नजर डालते हैं। पहला जो है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। एकात्मक में क्या था, सिर्फ केंद्र सरकार था सर्वोच्च, लेकिन अगर संघीय व्यवस्था है तो इसमें क्या है कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली, जैसे कि 2 से अधिक क्या होगा, पहला तो केंद्र सरकार हो गया, उसके बाद राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, हर स्तर पर शक्तियों का विभाजन होगा। तो कोई भी एक जो सरकार होगी वो स्ट्रांग नहीं होगी, वो दूसरे को अधीन नहीं कर सकती, सब अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अच्छे से काम को कर पाएंगे। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, टैक्स वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्या बोल रहा है, दूसरा जो विशेषता है, अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती, जितनी भी स्तर मैंने बताई, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, ठीक है, पर जो कानून बनाने का अधिकार है और टैक्स वसूलने का, प्रशासन का अधिकार जो होता है, वो उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वो लोग अपने अधिकार क्षेत्र में ये सब कार्य करते हैं। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के स्थित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। विभिन्न स्तरों की जो सरकारें होती हैं उनके अधिकार जो क्षेत्र होते हैं संविधान में स्पष्ट रूप से उसे वर्णित किया हुआ है, इसीलिए संविधान जो है वो सरकार के हर स्तर के स्थित्व को, अपराधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। कौन, संविधान देता है। उसके बाद है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती हैं, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। जैसे कि एक अगर कोई सरकार स्ट्रांग है तो वही सरकार वो डिसीजन लेगी, कोई भी निर्णय लेगी, लेकिन अगर शक्तियों का बंटवारा अगर संघीय व्यवस्था है तो उस हिसाब से मौलिक जो भी प्रावधान है मौलिक अधिकार के क्षेत्र में, तो उसमें क्या है कि उसमें एक स्तर की जो सरकार है वो कभी भी मतलब कोई भी बदलाव करना हो तो कोई एक स्तर की जो सरकार हो वो उस पर डिसीजन नहीं ले सकती है, यानी दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों की सहमति से ही कोई भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे। फिर है संविधान के यहाँ से अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों को क्या है, संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं उनके अधिकारों की जो व्याख्या है उसे करने का अधिकार है, किसे, अदालतों को। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों को विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर दो विभिन्न स्तर यानी अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनके बीच में अगर कोई भी विवाद होता है, विरोधाभास होता है, किसी भी तरह का कुछ भी विवाद हुआ, तो उसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें निर्णायक भूमिका निभाता है। तो यही कह रहा है कि इसमें जो अदालतें हैं वो ही संविधान और उसके विभिन्न स्तरों के अधिकारों की व्याख्या करता है। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें कि जो भी विभिन्न तरह के जो स्तर हैं सरकारों के बीच में, तो उनके बीच में अगर अधिकारों को लेकर अगर विवाद हुआ तो उसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना निर्णय सुनाएगा, अपना निर्णायक भूमिका निभाता है।
छठा क्या दिया है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए। जो भी वित्तीय स्वायत्तता है उसको अगर निश्चित करना है तो विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके बाद है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। यानी संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य, दोहरे उद्देश्य। पहला जो है वो है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। यहाँ पे दिया हुआ है अधिकार क्षेत्र के बारे में। तो अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो और यह दायरा जो है वो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत प्रभाषित होता है, यानी भौगोलिक सीमा के अंदर आता हो अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को और मतलब इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है अधिकार क्षेत्र के बारे में। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि इसके दोहरे उद्देश्य है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। तो है विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। जितने भी स्तर हैं सरकारों की उनके बीच में अगर सत्ता का विभाजन हो तो उसके नियमों पर एक सहमत होना जरूरी है और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा, ठीक है, और दूसरा क्या है, साथ रहने की सहमति। यानी एक आदर्श संघीय व्यवस्था देखें तो उसमें दो पक्ष हैं। पहला क्या है, आपसी भरोसा होना जरूरी है और दूसरा क्या है, साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। अगर विवाद होता भी है, क्योंकि दो विभिन्न सरकारें हैं तो दोनों के बीच में विवाद होना निश्चित है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आदर्श संघीय व्यवस्था को देखें तो उसमें साथ में रहने पर सहमति होनी जरूरी है। केंद्र और विभिन्न राज्य स्तरों की राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, मतलब अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि केंद्र और विभिन्न जितने भी राज्य सरकार हैं उनके बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो हर संघीय सरकार में अलग अलग तरह का होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई, यानी संघ का जो स्थापना है वो किस बेसिस पे हुआ है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से, यानी संघ ये जो शासन व्यवस्था है वो दो तरीकों से उसका गठन किया जाता है। पहला जो तरीका है वो है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठन करना, यानी दो या उससे अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए उन्हें लाकर एक बड़ी इकाई गठन करना। इसमें दो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रख करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी इख्तियार करते हैं, यानी अपनाते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यानी आदि। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले जो मुल्क हैं यानी जो देश हैं में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा, यानी केंद्र से ज्यादा वे ताकतवर होते हैं। यानी प्रांत जो है वहां पे ज्यादा ताकतवर है किससे, केंद्र से। इन सब देशों के बारे में। फिर संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा जो तरीका है वो है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। संघीय शासन व्यवस्था का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, अगर कोई बहुत बड़ा देश है तो उसका जो आंतरिक विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, तो उस हिसाब से इसमें जितनी भी विभिन्नताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, यानी राज्यों का निर्माण करना। और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में फिर क्या करना है, गठन करना राज्यों को। उसके बाद से करना है कि राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना है।
जैसे कि भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके क्या है, उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अगर ये दूसरा तरीका कहा जाए तो उसके उदाहरण कौन है? भारत है, खुद भारत है, बेल्जियम है और स्पेन है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र ज्यादा, मतलब राज्यों से ज्यादा केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इन सब अगर देशों में कहेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें केंद्र से ज्यादा ताकतवर है। और हम लोग में क्या है, जैसे कि ये जो दूसरा तरीका है उसके तहत क्या है कि ये केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अक्सर इस व्यवस्था में क्या है, संघीय व्यवस्था में, इसमें हर राज्य को एक मतलब समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन कुछ विशेष अगर स्थिति हो तो उसमें क्या होता है कि विशेष स्थिति में विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं किसी किसी प्रांतों को या राज्यों को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।